हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका हमारी एमसीक्यू सीरीज जिसका नाम है मिशन IAS प्री 2024। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सीरीज को। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में दे देता हूं, जो कि P2I बैच है। P2I का मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें कराई जाती है। प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों इसमें इंक्लूड है। इस बार इसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम 3 तरह के इसमें बैचेस हैं, जिसमें अगर आप सिल्वर लेते हैं तो आपको 1 साल की प्रिपरेशन कराई जाएगी, गोल्ड में 2 साल और प्लेटिनम में 3 साल। ठीक है, शुरू कब से हो रहा है ये बैच? 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, तो मतलब वो लोग जो 24 में देना चाहते हैं, वो लोग जो 25 में देना चाहते हैं और वो लोग जो 26 में देना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच आ चुका है। तो आप 10 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है, तो इसको जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। फीस इसकी ये है, सिल्वर की 26, गोल्ड की 32, प्लेटिनम की 38। ठीक है, और एक मैं आपको अपना कोड बता देता हूँ, ओम लाइव कोड है। ओम लाइव कोड आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओम लाइव कैसे याद रखेंगे? ओम मेरा नाम है और क्योंकि ये लाइव बैच है तो ओम लाइव आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, इस कोड से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे काफ़ी कम दामों में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जो मैक्सिमम छूट आपको मिल सकती है वो इसी कोड में मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती बुर्ज-होम है। उत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण में भी नवपाषाणकालीन बस्तियां मिली हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन है जो वो सत्य है? बताइए कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पर, है ना? आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप बस इसी पेस से चलते रहिए। लगातार अगर आप हमारे साथ अभी से लेकर के जनवरी फरवरी तक आप बने रहेंगे तो आप कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। ठीक है, आप प्री को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं। ट्रिक्स बीच-बीच में मैं बताता रहता हूँ कि देखो यूपीएससी इस तरीके से आपको फँसाता है कई बार, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? और तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन कुछ जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूँ। हमारी अगर आप इस सीरीज़ का बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पेपर लेना है और पेन लेना है और आंसर पहले लगा लेना है। अपना आंसर लिख लें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को सुनें। एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, वो नोट करते चलिए। ठीक है? और दूसरा जो इस सीरीज़ का नियम है कि अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो इसको लाइक करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना होता है। ठीक है? चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती बुर्ज-होम है, ये बिल्कुल गलत है। कौन-सी है आपकी नवपाषाणिक बस्ती? प्राचीनतम बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा आंसर मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ है जो वो आपकी प्राचीनतम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत के अलावा पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में भी मिले। देखो उत्तर भारत में भी मिले हैं। उत्तर भारत में तो आपको पता है चिरांद आपने पढ़ा, कालीबंगा आपने पढ़ा। ठीक है, आपका इलाहाबाद में मिले हैं और मतलब बहुत सारे हैं जहाँ पर आपको कोल्डीवा में मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जो उत्तर भारत में मिल जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं मिले, साउथ में भी आपको आपके मिले हैं। संगनकल्लू है कर्नाटक में। ठीक है, उसके अलावा पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में, वहाँ पर भी मिले हैं। आपका मेघालय है पूर्वोत्तर में, मेघालय। ठीक है, तो इन सब जगहों पर जब मिले हैं तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट सही है। पहला गलत, दूसरा सही, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कितने लोगों का सही हुआ ये आंसर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। बलबन के मकबरे में पहले पहले ट्रू आर्ट पाई गई है। ठीक है, मतलब ये पहला ऐसा मकबरा जिसमें जो कि ट्रू आर्क से बना है। ट्रू आर्क होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रू आर्क एक जो शब्द है वो मेहराब के लिए यूज होता है ना, मतलब कि बलबन का जो मकबरा था वो पहला ऐसा मकबरा था जो कि साइंटिफिक प्रोसेस से बना था, वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया था। ठीक है, तो ट्रू आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, ट्रू आर्क। ठीक, ध्यान रखिएगा।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित भारत का पहला मकबरा है, ये भी स्टेटमेंट है जो वो बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। निजामुल मुल्क ने 1722 में हैदराबाद रियासत की नींव डाली और अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। उपर्युक्त में से कितने कितने कथन हैं जो वो सही हैं, बताइए, जल्दी बताइए। लीजिए, मैं हट गया, आप लोग इसको एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर कीजिए अपना, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन सुने। ठीक है, चलिए देखिए, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक बुरहान उल मुल्क को माना जाता है। बुरहान उल मुल्क मतलब सादत खान, है ना, सादत खान, और इन्होंने अवध की स्थापना की थी। ठीक है, अवध की इन्होंने स्थापना की थी। ईयर भी बताना है, ठीक है, थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो, निजामुल मुल्क ने 1722 में हैदराबाद रियासत की नींव डाली, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1722 में नहीं डाली उन्होंने, 1724 में डाली। और क्या नाम था उनका, निजामुल मुल्क यानी चिन क्लिंच खान। ठीक है, चिन क्लिंच खान, ये नाम भी याद रखिएगा। और अवध के स्वायत्त अवध वाला है जो, ये कब बना था, 1722 में। ठीक है, इसलिए ही थोड़ा सा मैंने लेट किया था, ताकि आपको ये ना पता चले कि जब यहाँ पे 1722 है तो जानबूझ के सर ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, चलिए, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया। गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है? क्योंकि मुगल सेना को नहीं परास्त किया था, मराठों को परास्त किया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरा पानीपत का जो तीसरा युद्ध था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसके किसके बीच में लड़ा गया था। मतलब अहमद शाह अब्दाली तो यहाँ लिखा ही है, और मुगल मराठे भी लिखा हुआ है, मराठों के साथ लड़ा गया, लेकिन मराठों में कौन लड़ा, ठीक है, मराठों की साइड से कौन लड़ा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो देखिए, तीनों ही यहाँ पर गलत दिख रहे हैं आपको, तीनों ही गलत हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा, कोई भी नहीं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूरत के बारदोली तालुका में 1928 में लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों द्वारा आंदोलन किया गया। इसके प्रमुख नेता चंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। इस विद्रोह का महान हलचल के नाम से, इस विद्रोह को महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, बताइए, देखिए, बताइए, सूरत का जो बारदोली था वो कब, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था क्या? बिल्कुल सही बात है, ये 1928 में लगान वृद्धि के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? लगान वृद्धि के विरुद्ध। ठीक है, इसके प्रमुख नेता चंपाराम सिंह और भवन सिंह थे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तेभागा मूवमेंट के थे ये। चंपाराम सिंह और भवन सिंह किसके हैं? तेभागा मूवमेंट के। एक यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन आई थिंक पबना को लेकर के पूछा था, पबना रिवोल्ट को लेकर के, कि निम्नलिखित में से कौन कौन इनके लीडर थे, तो 3 उसमें नाम लिखे हुए थे। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, देखिए, इस विद्रोह को महान हलचल के लिए के नाम से जाना जाता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि महान हलचल के नाम से इसको नहीं जाना जाता। महान हलचल का मतलब उलगुलान मूवमेंट। उलगुलान कौन सा वाला हो गया? आपने मुंडा विद्रोह सुना होगा, मुंडा विद्रोह का जो उलगुलान के नाम से उसको जानते हैं। उलगुलान शब्द का मतलब है महान हलचल। ठीक है, और मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ है? वो आपका छोटा नागपुर पठार, ठीक है, बिरसा मुंडा वाला। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला वाला यहाँ पर सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सही है इसका। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाद्वीपीय प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय क्रस्ट से निर्मित है। ग्रेनाइट से बनी महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम, ग्रेनाइट से बनी महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है, जबकि मोटाई महासागरीय प्लेट से अधिक होती है। प्लेट विवर्तनिकी यानी टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है उसके अनुसार स्थल मंडल दुर्बलता मंडल के ऊपर गति कर रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन है जो वो सत्य हैं? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर मैं आगे बताऊं आपको, तो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो प्लीज जल्दी से लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करेंगे। और अगर कोई चैनल पर ही पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए इसको। ठीक है, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मुझे, तभी ये सीरीज मैं आगे चला पाऊंगा। तो प्लीज़ इसमें आप मुझे सपोर्ट अपना बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें लगातार। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके लिए डेली क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ और
आपको भी अपना काम करना है, बस अगर सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना है और शेयर कर देना है, ठीक है, जिस भी ग्रुप्स में आप हैं, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां भी हैं आप, जहां स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा हो सके, ठीक है। चलिए, तो पहले स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो महाद्वीपीय प्लेट का अधिकांश भाग महाद्वीपीय क्रस्ट से बना है, बिल्कुल सही बात है ना, क्रस्ट से बना हुआ है। उस अगर आप ये देखेंगे कि लिथोस्फियर किससे किससे मिलकर के बना है, तो क्रस्ट और अपर मेंटल वाला पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट किसका, क्रस्ट का है, ठीक है, तो ये सही हो गया। ग्रेनाइट से बनी हुई जो महाद्वीपीय प्लेट है उसका जो घनत्व, डेंसिटी है जो वो कम होता है, लेकिन मोटाई है जो वो महासागरीय प्लेट से अधिक होती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एक फैक्ट है। और जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि स्थल मंडल है जो आपका लिथोस्फियर है वो दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनोस्फियर के ऊपर है, मतलब नीचे एस्थेनोस्फियर है तो वो तरल है, विस्कस है, ठीक है, उस पे तैर रहा है ना, वो तैर रहा है, तभी तो आपने सुना होगा ना कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो वो आगे जा रही है, उधर से यूरेशियन प्लेट से टकराती है ना, हिमालय का लगातार निर्माण हो रहा है, हिमालय अभी यंग है, ये सब आप सुनते होंगे ना, तो ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि वो नीचे से वो तैर रही है नीचे। अब कोई भी चीज है जो हिल रही है तो वो तैर ही, लिक्विड होगा नीचे तभी तो तैरेगी, ठीक है, तो ये किस पर है, ये क्रस्ट है, ये पूरा स्थल मंडल है आपका, वो किस पर है, एस्थेनोस्फियर के ऊपर रखा है, और वो यूरेशियन प्लेट से जैसे टकराया तो फिर कंप्रेशन फोर्स लगा, आगे हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो तीनों सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़े आगे, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अट्टाकामा का मरुस्थल मुख्यतः दक्षिणी पेरू व उत्तरी चिली के उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में फैला हुआ है। चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम आवासीय स्थल है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ना, जानबूझ के मैंने कौन सा वाला बनाया है, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप इतना अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला गलत है कौन सा सही है ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके लिए बताइए। अट्टाकामा का मरुस्थल मुख्यतः दक्षिणी पेरू व उत्तरी चिली के उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, एक बार अगर आप इसको मैप में देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा कि उपोष्ण में आएगा, तो ये आएगा आपके उष्ण में, ना कि उपोष्ण में, ठीक है, तो ये हो गया गलत। चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम आवासीय स्थल है, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। कितने लोगों के सही जा रहे हैं, क्या स्कोर आ रहा है अभी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी तटीय मैदान से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान की बात अगर कही तो मतलब हम एक तरह से कहाँ किस हिस्से की बात कर रहे हैं, अरब सागर से लेकर के ये नीचे वाला जो हिस्सा है आपका, अगर मैं पॉलिटिकली बोलूं तो काठियावाड़, आपका गुजरात का काठियावाड़ से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझिए, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़े हैं। यह तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है ना, क्योंकि जलमग्न है तटीय मैदान, मतलब क्योंकि वो जलमग्न है तभी तो वहां पर आसानी से पोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, पत्तन बनाए जाते हैं वहां पर, ठीक है, आसान पड़ता है वहां पर बनाना, जलमग्न मैदान है वो, और ये कटा फटा होने के कारण पत्तनों के विकास हेतु प्राकृतिक दशाएं प्रदान करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो तीनों ही स्टेटमेंट है जो वो पश्चिमी तटीय मैदान को लेकर के सही है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पायनियर जातियां मतलब कि कोई नई ऐसी जाति जो बंजर में अपने आप को उगा दे, है ना, मतलब कोई ऐसी जो नई जाति आई है और बिल्कुल एकदम बंजर पड़ा है और फिर वो स्टार्ट करे धीमे धीमे ग्रो करना और फिर मल्टीप्लाई हो और ग्रो होकर के वहां पर बसावट हो जाए, पेड़ पौधों की के लिए भी हो सकता है और आपके जीव जंतुओं के लिए भी। तो अगर हम पायनियर जातियों की बात करते हैं तो उनकी वृद्धि दर तथा जीवन अवधि अधिक होती है, ठीक है, वृद्धि दर तथा जीवन अवधि है जो उनकी काफी ज्यादा होती है, ठीक। दूसरा, किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का समूह बायोम कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। एक बार निशे पूछा गया है, एक बार इकोटोन पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्ट पूछे गए हैं ये वाले, तो पर्यावरण वाले क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि आपको पहले से पता होते हैं कि यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा ध्यान देता है यूपीएससी, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से
पूछ लेता है। ठीक है, चलिए, पायनियर जातियों की वृद्धि दर तथा जीवन अवधि। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वृद्धि दर तो सही बात है, ज्यादा होती है, लेकिन जीवन अवधि ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वृद्धि दर ज्यादा होती है लेकिन जीवन अवधि कम होती है। ठीक, तो इसलिए ये वाला हो गया गलत। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का समूह बायोम कहलाता है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो समुदाय कहलाया है ना, समुदाय। अगर बायोम की बात करेंगे तो बायोम क्या होता है? बायोम को आप ऐसे समझिए कि जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनका पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ एक जगह पर रह रहा है, तो वो सब क्या होता है? वो बायोम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, दोनों ही गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है, और कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभानी होती है। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं अध्यक्षात्मक स्वरूप की सरकार से संबंधित है? बताइए, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। देखिए, अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्टली जनता के द्वारा होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विधानमंडल का अभिन्न अंग ये नहीं होती है। ठीक है, ये एक सेपरेट बॉडी है, और कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी अलग, मतलब ये सेपरेट है। वहां पर कैसा है? जहां पर भी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है, वहां पर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर है ना, शक्ति का जो पृथक्करण है वो प्रॉपर है। मतलब हमारे यहाँ क्या है? एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक लेजिस्लेटिव होता है, और एक आपका जुडिशरी होता है। ये अलग अलग है, इनके सबके काम अलग अलग है, लेकिन इनमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता। मतलब ऐसा विभाजन नहीं है कि बिल्कुल एकदम अलग अलग है। भाई अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो जुडिशरी है जो इनको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अगर कोई गलत विधि बनाई जाएगी, कोई लेजिस्लेचर अगर विधायिका कुछ ऐसा गलत नियम बना देगी तो जुडिशरी उसको ओवर पावर कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो एग्जीक्यूटिव है वो भी, उसकी भी दखल अंदाजी यहाँ पर है और इसकी यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वैसे सबके काम अलग अलग है, लेकिन वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभानी होती। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इस मामले में सही है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। ठीक है, राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। यह न्यायिक समीक्षा योग्य है और स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा को मुहैया करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन है जो सही है? ठीक है, 2 हैं, तो कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, बताइए। देखिए, पहला सुनिए, मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है, राज्य के अगेंस्ट है बिल्कुल, कि राज्य कहीं भी कोई ऐसा अगर नियम बना रहा है जो डिस्क्रिमिनेटरी है, जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो मूल अधिकार खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आगे का हिस्सा अगर आप पढ़ेंगे तो इसको पढ़िए, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। तो केवल वाला जो वर्ड है ये यहाँ पर गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल राज्य के ही विरुद्ध है। व्यक्तिगत मामले में भी आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी है ना, अस्पृश्यता, जो आर्टिकल 17 है वहां पर आप क्या देख रहे हैं? व्यक्तिगत मामले में भी ये आपका समर्थन करते हैं। तो केवल शब्द की वजह से ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। दूसरा है, यह न्यायिक समीक्षा योग्य है, ये तो कल हमने बताया ही था कि मतलब कई सारे जो केसेस थे, कल एक क्वेश्चन किया था। अगर किसी ने अभी तक कल का पेपर नहीं किया है तो प्लीज पीछे जाकर के कल का क्वेश्चन पेपर देखिए। ठीक है, पिछले अभी तक हमारे 5-6 पेपर हमने कर लिए हैं। जितने भी लोग इसके साथ नए जुड़ रहे हैं, जो आज पहली बार इस सीरीज में हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में 4-5 पेपर ही अभी हुए, सैटरडे से हमने शुरू किया था, तो 1 हफ्ता हुआ है ना। तो 1 हफ्ते के पूरी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चन, और प्लीज उसको कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको लगातार कंटिन्यूएशन में आप बने रहें। ठीक है, चलिए, यह न्यायिक समीक्षा योग्य है और स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा को मुहैया करते हैं, ये बिल्कुल सही है, जुडिशियल रिव्यू के लिए ये मुहैया करते हैं। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी सही, बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति के पास इन क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को
स्थापित करने और हटाने तथा नाम एवं सीमाओं को बदलने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? बताइए बताइए। संविधान की 5वीं अनुसूची में देखिए ये स्टेटमेंट है जो 5वीं अनुसूची कह रहा है, जबकि ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की बात करते हैं तो ये कहाँ लिखा है? ये 6th शेड्यूल का पार्ट है ना? 6वीं अनुसूची का पार्ट है, ना कि 5वीं का। राष्ट्रपति के पास इन क्षेत्रों में स्वशासी जिलों को स्थापित करने, हटाने और नाम को, सीमाओं को बदलने का अधिकार है। ये राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये किसके पास है? ये आपके राज्यपाल के पास है। ठीक है, राज्यपाल के पास है, ना कि राष्ट्रपति के पास। ठीक, तो ये दोनों ही यहां पर गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। चलें आगे बढ़े। विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स किससे संबंधित है? बताइए। शेयर मार्केट में नई कंपनियों के पंजीकरण के वक्त लिया जाता है। नए पवन ऊर्जा संयंत्रों पर लगाया जाता है। यह किसी विशेष उद्योग या कंपनी को हुए अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है, या सोलर उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर है। बताइए। देखिए, विंडफॉल टैक्स होता क्या है कि विंडफॉल टैक्स कौन सा टैक्स है? आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बन गए, कुछ कंडीशन ऐसी बन गई कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एकदम से मार्केट में बूम कर गई, और जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन मतलब आप उसकी कीमत है जो वो बहुत हाई हो गई, जिसकी वजह से आपको अचानक से बहुत सारा फायदा हो गया। ठीक है, पहले नॉर्मली जैसा हो रहा था सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ कुछ स्थितियां ऐसी हो गई, आपका उसमें कोई हाथ नहीं, ना आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, ना आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया, आपका उसमें कोई हाथ नहीं है। सिर्फ देश में कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, कुछ इन्फ्लेशन हो गया या जो भी हो गया, कुछ भी ऐसी कंडीशन XYZ किसी भी तरह की कंडीशन बनी हो, लेकिन उसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपने उसके लिए कुछ अलग प्रयास नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको जो अलग से एक्स्ट्रा लाभ हुआ है उस पर टैक्स लग जाता है। वो टैक्स का नाम क्या है? विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये किसी विशेष उद्योग या कंपनी को हुए अप्रत्याशित लाभ, ठीक है, अप्रत्याशित लाभ पर लगाया जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, मानव शरीर में नई झिल्ली परत SYLM, ठीक है, SYLM कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, मानव हृदय में पाई जाती है, या पित्ताशय की थैली गैल ब्लैडर में पाई जाती है? बताइए। इसका आंसर मैं बताऊं इससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए इसको, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में। तो मानव शरीर में नई झिल्ली परत कहाँ पाई जाती है? बताइए। मस्तिष्क में, यकृत में? तो ये पाई जाती है आपके मानव मस्तिष्क में। अभी ये रिसेंट की नई खोज है। किसने की है? ये अभी यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, उसने आपकी यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, रॉचेस्टर यूनिवर्सिटी है ना, यूएस की रॉचेस्टर, और आपकी डेनमार्क की कोपेनहेगन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के ये अभी खोजा है कि जो शरीर के अंदर एक झिल्ली होती है, उसके अंदर ये आपका एक नई झिल्ली होती है, एक नई झिल्ली SYBM मिलता है। ठीक है, मस्तिष्क के अंदर ये पाया जाता है, और ये बेसिकली वहां पर जो व्हाइट और ग्रे कलर का जो फ्लूइड है उससे रक्षा करता है। ठीक है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानव मस्तिष्क, ये बात आप ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में है। पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे कि कहाँ पर पाया जाता है, तो मस्तिष्क में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। FIR पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उन्हें किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में सूचना मिलती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत दर्ज की गई जानकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट मौखिक या लिखित रूप से कर सकता है। बताइए, उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? देखिए, FIR के बारे में है, यहाँ पर FIR के बारे में बताया गया है कि जो यह है वो पुलिस द्वारा कब तैयार की जाती है? जब उनको लगता है कि हाँ ये संगीन अपराध है जो इसको घटित होने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो वो आपको कर सकते हैं, ये वाला भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर आप इसको कहेंगे कहाँ पर है, तो धारा 154 के तहत इसको जानकारी है जो दर्ज की जाती है, और उसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।
कैसे भी वो उसको दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है। 5P मंत्र की घोषणा की थी। ये 5P है जो वो निम्न में से कौन सा बिंदु इसमें शामिल नहीं है? कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 5P में कौन सा P शामिल नहीं है? देखिए, पब्लिक फाइनेंसिंग, ठीक है, सार्वजनिक वित्त पोषण, पार्टनरशिप, साझेदारी, पब्लिक डेट टू रिड्यूस द पब्लिक डेट, सार्वजनिक ऋण को कम करना, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा है जो वो शामिल नहीं है, 5P में शामिल नहीं है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सार्वजनिक ऋण को कम करना, मतलब टू रिड्यूस द पब्लिक डेट। पब्लिक डेट है जो, ये वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है। अब ये जो 5P है उसमें से 2-3 तो आपको दिख गए, पब्लिक फाइनेंस दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रहा है और पब्लिक पार्टिसिपेशन दिख रहा है। ठीक है, जनता की भागीदारी। बाकी जो 2 नहीं दिख रहे हैं वो क्या है? एक है पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल विल। एक P का मतलब वो पॉलिटिकल विल, ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। और जो एक और है वो क्या है? वो है आपका परसुएशन फॉर स्टेबिलिटी, परसुएशन, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, परसुएशन फॉर स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता के लिए अनुनय। ठीक है, स्थिरता के लिए अनुनय। ठीक है, स्थिरता के लिए अनुनय। अनुनय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 5P के बारे में। ठीक है, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये 5P मंत्र है। ठीक है, इनका आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, इन 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आपका स्कोर क्या रहा? ये आपके सामने स्लाइड है, इससे चेक करके आप बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, और अगर ये PDF आपको चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? ये मेरा टेलीग्राम, स्कैन कर सकते हैं आप यहाँ से और डायरेक्टली पहुँच सकते हैं टेलीग्राम पर। वहाँ पर ये PDF शेयर है। कल मैं किस एरिया से पूछने वाला हूँ ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये भी सर्च करके मिल जाएगा। अगर आपको स्कैन में दिक्कत है, फ़ोन में नहीं है, तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो वहाँ से आप टेलीग्राम तक पहुँच सकते हैं, या फिर om.narayan@studiiq.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।